अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया। अपने यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमात और अपडेट्स जो एंड टाइम पर दी जा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शुगर मिल में चीनी किस तरह से बनती है, किन प्रोसेस से गुज़रती है और किन प्रोसेस से गुज़रने के बाद जो है वो हमें जूस से, गन्ने के जूस से जो चीनी के क्रिस्टल हासिल होते हैं वो किस तरह से हासिल होते हैं। तो इस सारे को प्रोसेस को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा। और ये मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक तो मैं जो स्टूडेंट हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, एक तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको सब प्रोसेस का पता चल जाए। क्योंकि मोस्टली जो होता है वो जो केमिकल इंजीनियर होते हैं वो बेसिकली जो है वो प्रोसेस सारे को गो थ्रू करने के बाद चीनी बनाने के अमल में जो है उनका ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी जो अगर प्रोसेस से वो लोग वाकिफ़ नहीं होंगे तो फिर वो अपनी वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो गन्ने के ट्राली लेकर लोग आते हैं बाज़ औक़ात, या ज़िम्मेदार काश्तकार ये फार्मर जो होते हैं वो लेके आते हैं, जो हमारे फार्मर भाई हैं जो वो गन्ना लेकर आते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें पता चलता है कि मिल बंद है, तो या मिल में कुछ स्टॉपेज आया हुआ है। तो ये हैं डिफरेंट जो इसमें इक्विपमेंट या पॉइंट हैं जो मैं डिस्क्राइब यहाँ पे करूँगा। तो आप लोगों अगर मिल के बाहर भी हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पे कोई मसला आया है, और ये मसला जो है वो कितनी देर में सॉल्व हो सकता है कि दोबारा मिल जो है वो अपनी रनिंग पोजीशन में आ जाए। तो ये मैं दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे फार्मर भाई के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो स्टार्टअप में लेता हूँ कि जो सबसे पहले तो फार्मर भाई जो हैं वो गन्ने को काटते हैं फील्ड में, और फिर उनको ट्रॉली पे लोड करके केन व्हीकल के थ्रू जो होते हैं वो यहाँ पर मिल में लेकर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है वो आप टॉप पे देखें तो केन व्हीकल लिखा हुआ है कि ये जो फार्मर भाई है इनको ट्रॉली, ट्रक्स या आप कार्ट्स कह लें, उनके थ्रू जो होते हैं वो मिल तक पहुंचाते हैं। फिर कार्ट, ट्रॉली, ट्रक्स का जो होते हैं वो टिपर्स पे फेंकते हैं। टिपर्स बेसिकली ये जैक्स होते हैं, इन जैक्स के थ्रू जो होती है कैरियर में जो है वो टिपर्स बेसिकली मीन तो झुकाने वाला होता है। तो ये जो हमारे हाइड्रोलिक जैक्स यहाँ पे शुगर मिल में होते हैं इनको बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ से जो चीनी है वो जो शुगर केन है वो जो है कैरियर में फेंकते हैं। तो शुगर मिलों में मोस्टली एक या दो या तीन कैरियर होते हैं। इन कैरियर्स के फिर आगे जो होते हैं कटर लगे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कटर। ये जो कटर होते हैं ये गन्ने का अगर आपका 6-7 फुट का जो अगर पीस है तो उसको काट के जो है वो 1-1 फुट का कर देते हैं। तो बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में 2-3 कटर या 4 कटर जो होते हैं वो कैपेसिटी के हिसाब से लगे होते हैं। पहले गन्ना एक कटर से गुजरता है, फिर कैरियर में जाता है, फिर दूसरे कटर से गुजरता है, फिर कैरियर पे, फिर तीसरे कटर से जाके फिर नेक्स्ट शेडर को जाता है। तो यहाँ पे आपको कह लें कि 1-1.5 फुट या आधे 1 फुट के जो पीसेज हैं वो बन जाते हैं। फिर आगे जो होता है वो श्रेडर में जाता है। तो श्रेडर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वो इस 1-1.5 फुट वाले गन्ने को जो है वो पीसीस में कन्वर्ट कर देता है। तो श्रेडर पे हैं अब हम। श्रेडर का ये फंक्शन होता है कि जैसे बगास आप लोगों ने देखी होगी, तो बगास बेसिकली जो ये कटर कटने के बाद कटर से जो श्रेडर में जाते हैं तो ये बेसिकली जो इतने पीसेस इस्तेमाल हो जाते हैं कि ये वहाँ से निकलने के बाद ये बगास की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बगास टाइप जो होती है, फिर श्रेडर से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये एक बेल्ट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेक्स्ट स्टेप पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट का जो बेसिकली फंक्शन होता है
वो ये है कि इसने जो होते हैं, जो भी ट्राली, ट्रैक्टर, ट्रक या आप कार्ट या जिसके थ्रू भी गन्ना आ रहा होता है, उसमें अगर कोई भी पीसेस वहाँ से टूट के अगर आपके कैरियर में गिर गया है, तो वहाँ से कटर से गुजरने के बाद, शेडर से गुजरने के बाद अगर आगे आ गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बेल्ट होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये उसको जो पीस है आयरन का, उसको जो है ये कलेक्ट कर लेता है। तो ये है कि आगे मिल्लू में ये जो है, आगे जो मिल्लू में जानी होती है बगास, उसको जाने से रोकता है और इसको यहीं पे स्टॉप करके यहाँ पे उतार लिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मिल टेंडम में जो बगास और जो श्रेडर से बनने वाली जो बगास है, जिसमें अभी 100% आपका जूस है, तो इस ये कि मिल टेंडम में जाता है। 6 मिल्स लिखा हुआ। अब हर मिल की अपनी कैपेसिटी है कि कौन सी मिल में कितनी मिलें लगी हुई हैं, 1 है, 2 है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कितनी हैं। तो ये डिफरेंट मिलें हैं जो मिलों में जो होती है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी बगास की, जो अभी गन्ने से हमारे श्रेडर के थ्रू जो बगास टाइप बन जाती है, तो वो एक मिल से गुजरने के बाद दूसरी मिल में से गुजरती है, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से और छठे से। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तीसरी मिल का जूस 1 नंबर पे आ रहा होता है, चौथी मिल का जूस 2 नंबर पे आ रहा होता है, पाँचवीं का 3 नंबर पे आ रहा है होता है, और छठी का ट्रैक जो है वो आपका मिक्स जूस टैंक में जा रहा होता है। तो ये डिफरेंट जो हैं मिलें होती हैं, और इनका फंक्शन, इन पे वाटर की शावरिंग हो रही होती है, जिसको बेसिकली मैसरेशन का एक प्रोसेस होता है। तो हावरिंग प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। तो ये मिल्क एक्सट्रैक्शन का भी लोग कैलकुलेट करते हैं लेबॉर्ट्री में कि हमारी मिलें जो कितना जूस निकाल रही हैं। तो ये मिल के अगर आप देखें, ये मिल टेंडम से फिर गुज़रने के पास नीचे की तरफ देखें तो बगास का ऑप्शन बगास लिखा हुआ है। ये बगास जो है फिर ये नेक्स्ट अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो बॉयलर्स है, बॉयलर को जाती है, बॉयलर से ये स्टीम प्रोड्यूस करती है। स्टीम प्रोड्यूस करने के पास हम देखें कि आगे स्टीम टरबाइंस हैं। ये पावर हाउस में आपकी टरबाइंस होती हैं। वो टरबाइन जो होती हैं, वो जो होती हैं बेसिकली जनरेटर को सप्लाई भी कर रही होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना रही होती हैं। ये टरबाइनें ही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बना रही होती हैं। तो जो मिल टेंडम से निकलने वाली बगास है, मिल में से आप लोगों ने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस आपका मिक्स जूस स्क्रीन है, ऊपर है जो मिक्स जूस स्क्रीनें लगी होती हैं। मिक्स जूस स्क्रीन से मिक्स जूस टैंक में आपका जूस चला गया। जो बगास बची वो नीचे आई, वो बॉयलर पे गई, उसने स्टीम टरबाइनों में स्टीम दी। स्टीम टरबाइनों ने क्या किया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। ठीक है। और ये जो बगास है, ये सारी बगास आपके बॉयलरों पे यूज़ नहीं हो जाती। अगर आपके बॉयलरों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो आप एज अ बाई प्रोडक्ट जो बगास है, इसमें से कुछ ना कुछ आपको लाजमी इजाफी मिल रही होती है, जो ट्रक्स के थ्रू या किसी भी कैरियर के थ्रू जो होती हैं, वो आप इसको अलहदा से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो होती है बगास, इसको बेसिकली फिर पावर हाउस में दोबारा बॉयलर चलाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भट्टों पे भी यूज़ करते हैं, जो जिससे हम आप ईंटें पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल पीसेस, ये नीचे से फाइन ग्रेन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल स्मॉल पीसेस होती हैं। ये वैक्यूम फ़िल्टर पे इसको बगासीलो कहते हैं। ये मड मिक्सर में जाते हैं, वहाँ से हम इसको वैक्यूम फ़िल्टर पे यूज़ करते हैं। तो मिक्स जूस स्क्रीन से मिक्स जूस टैंक में जूस आता है। यहाँ से जूस होता है वो हीटर कंडेंसर्स, जो बेसिकली ये कंडेंसर के से पहले लगे होते हैं। हीटर जो है आपको कुछ ना कुछ ऐसा टेम्परेचर दे देते हैं, तकरीबन आपको ये दे जाते हैं जी, तकरीबन आपको 10-15 डिग्री का टेम्परेचर को राइज दे जाते हैं कि आपका मिक्स जूस जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो हीट कंडेंसर से गुज़रने के बाद ये तकरीबन 40 के नज़दीक इसका टेम्परेचर हो जाता है, जो आपका जूस होता है। इसके बाद प्राइमरी हीटरों पे जाता है। प्राइमरी हीटरों पे जूस जो होता है, इसको हीट करते हैं। इसमें आप थर्ड वेपर, फोर्थ वेपर, सेकंड वेपर ज़रूरत पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ थर्ड और फोर्थ वेपर जो होते हैं, प्राइमरी हीटर को लगाते हैं, जिससे जूस है उसको बॉयल कर लेते हैं। ये तकरीबन 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो प्राइमरी हीटर्स पे आपको जूस की जो हीटिंग है वो मिल जाती है।
यहीं पर हीटेड जूस जो होता है ये डेफिकेशन पे जाता है, और डेफिकेशन टैंक है, ये आपको नज़र आ रहा है, डेफिकेशन टैंक पे जाता है। डेफिकेशन टैंक से फिर यही जूस जो होता है डेफिकेशन टैंक्स, बेसिकली इसमें डेफिकेशन टैंक्स में क्यों जाता है, क्योंकि जूस हीटेड होता है अप टू 70 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये नीचे एरो का निशान आप देख रहे हैं कि मिल्क ऑफ लाइन, यहाँ पे हम इसको चूना ऐड कर रहे होते हैं। और एक और एरो है जो क्लियर जूस प्लस फिल्ट्रेट की तरफ से आ रहा है, ये वैक्यूम फिल्टरों से जो फिल्ट्रेट होता है ना इनका जूस जो वैक्यूम फिल्टर का, वो भी आके डेफिकेशन में ऐड हो रहा होता है। डेफिकेशन टैंक बेसिकली ऐसा टैंक होता है जिसमें तकरीबन जो भी जहाँ से भी आपको जूस या कोई भी बाय प्रोडक्ट कह लें, कोई आप हीटर ड्रेन कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि हीट किस प्राइमरी हीटर, सेकेंडरी हीटर, प्री हीटर, या कोई आप जो भी ड्रेन कर रहे होते हैं, तो या जूस आपका जैसे भी बाय एज अ बाय प्रोडक्ट या एज अ आपका फिल्ट्रेट या एज किसी भी शक्ल में आपके पास अगर जूस आ रहा हो तो वो डेफिकेशन टैंक में जाता है। यहाँ से डेफिकेशन टैंक एक तो हमारा जो मेला उससे प्रोसेस हो के आ रहा था जूस, और जो नेक्स्ट और जो इसमें जो दूसरा मिक्स हो रहा होता है, तो ये सारा जूस जो है ये डेफिकेशन टैंक्स में तकरीबन 70 डिग्री टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड का ये जूस होता है। ये सेकेंडरी जूस हीटर्स में जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी जूस हीटर में बेसिकली हम इसको फर्स्ट वेपर या स्टीम लगा के इसको इतना हीट करते हैं, तकरीबन 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी जूस हीटर से इतना हीट करने के बाद जो जूस है इसको हम क्लैरिफायर पे भेजते हैं, पहले इससे फ्लैश टैंक में आते हैं। फ्लैश टैंक का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जूस जब सेकेंडरी जूस हीटर से फ्लैश टैंकों में आता है, तो फ्लैश टैंक के अंदर एक प्लेट लगी होती है जो कि बेसिकली जूस की जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ से वेलोसिटी जब रिड्यूस होती है तो जूस जो होता है इसीलिए वो जो होता है क्लैरिफायर में इंटर हो जाता है। तो क्लैरिफायर में इंटर होते आपने बेसिकली जो इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने देखना होता है कि इसकी फ़्लो क्या है, क्या ये लेमिनर फ़्लो है या ट्रांजिशन फ़्लो है, टर्बुलेंट फ़्लो है, कौन सा फ़्लो है। तो ये सब कैलकुलेशन जो होती है वो केमिकल इंजीनियर ने करनी होती है। तो क्लैरिफायर में जूस आने के बाद जो जूस होता है वो क्लियर जूस स्क्रीन, यहाँ पे हम इसमें मड फ्लाकुलेंट ऐड करते हैं। मड फ्लैक्टूलेंट बेसिकली ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका काम होता है कि जूस के अंदर जो भी आपके पार्टिकल हैं, कोई भी आपके बगास है, कुछ स्मॉल पार्टिकल हैं, कोई भी चीज़ है जो आपके जूस में होती है, वो इन इस मड कोगुलेंट या पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करने से जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। नीचे नीचे मतलब से ये अगर इंजीनियर्स लोग इसको देखें तो ये सेडिमेंटेशन और सेटलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है कि आपका जितना भी वो उसके अंदर जो भी चीज़ें जूस के अंदर हैं वो सब सेटल्ड हो जाती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती हैं। तो और जो क्लियर जूस है, बिल्कुल साफ़ जूस जो होता है, वो नेक्स्ट क्लियर जूस स्क्रीनों में चला जाता है। वहाँ से क्लियर जूस सप्लाई टैंक्स में चला जाता है, जहाँ से हम फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर्स में उसको भेज देते हैं। तो ये साइड पे अगर आप लेफ़्ट की साइड पर देखें तो जो क्लैरिफायर के नीचे आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू जो सेटल्ड हो जाती है चीज़ें, इन सब को आप मड कहते हैं। तो ये मड जो है ये तकरीबन यहाँ पे क्लैरिफायर में ना तकरीबन कॉक लगे होते हैं, तकरीबन 3-4 थोड़े थोड़े फासले पे ना, आधे आधे फुट के फासले पे। तो ये उस लेवल पे चेक करते रहते हैं कि कितना हो गया है। वहाँ से फिर जो होता है मड टैंक में जो वो जो होता है वो मड को भेज देते हैं, और मड टैंक से जो है वो फिर आपका मड मिक्सर मिक्सर में आ जाता है। आपका मड जो क्लैरिफायर के से नीचे होता है, तो क्लैरिफायर के नीचे वाला मड जो होता है वो मड मिक्सर में आ जाता है। यहाँ से जो वो ऊपर बगास सीलो आ रही होती है जो कि मिल हाउस से निकली बगास होती है, उसको वो हम बॉयलर पे भेजते हैं। और जो उनके कैरियर के रास्ते में हम इस तरह की स्क्रीनें लगाते हैं कि बिल्कुल हमें फ़ाइन और पिथ टाइप जो होती है, स्मॉल स्मॉल पीसेज जो होते हैं, वो हमें बगासीलो के चाहिए होते हैं, वो हमें वहाँ से मिल जाते हैं। तो बगासीलो ब्लोर लगे होते हैं, वो ब्लोर जो होते हैं वो आपको जो है मड मिक्सर तक जो है वो सप्लाई देते हैं बगासीलो की। तो ये बगासीलो नेक्स्ट जो है जब बगासीलो ब्लोअर्स के थ्रू
यहाँ पे मड मिक्सर के साथ चिमनीज़ लगी होती हैं। चिमनीज़ से जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकलती रहती है और बाकी जो बगासी लो आ रही होती है वो मड मिक्सर में ऐड हो जाती है। तो ये मड मिक्सर जो होता है फिर यहाँ से वैक्यूम फ़िल्टर्स में ये मड मिक्सर वाला जो मिक्स किया हुआ बगासी लो के साथ मड है ये वैक्यूम फ़िल्टर्स पे आता है। तो वैक्यूम फ़िल्टर का बेसिकली प्रोसेस क्या है कि वैक्यूम फ़िल्टर जो होते हैं ये तकरीबन 10 फुट ज़रब 20 के डाय के ये होते हैं। तो इनका तकरीबन 58 मीटर स्क्वायर जो है तो फिल्ट्रेशन एरिया होता है। तो इसमें जो होती हैं प्लास्टिक ग्रिड्स भी लगी होती हैं और साथ आपको एसएस की स्क्रीनें लगी होती हैं। और इनके अंदर जो होती हैं वैक्यूम फ़िल्टर के अंदर जो होती हैं ट्यूबें लगी होती हैं। ये ट्यूबें जो हैं बेसिकली जो है वो जो मड इनके साथ चिपकती है स्क्रीनों के साथ एसएस की, तो ये वहाँ से फिल्ट्रेट करती हैं। ये जो अंदर ट्यूबें लगी होती हैं उस वो कनेक्ट बेसिकली हेड के साथ होती हैं। जो हेड हेड में हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड नो प्रेशर के 3 सेक्शन होते हैं। वो वहाँ से जूस को जो होते हैं वो खींचते हैं वैक्यूम फ़िल्टर के साथ जब मड चिपकती है। तो वहाँ से इन 3 पोर्शन में जब नो प्रेशर वाला पोर्शन आता है तो ये जो मड होती है ये नीचे गिर जाती है। नीचे बेल्ट लगे होते हैं, वो बेल्ट से मड बंकर में जाती है वो आपकी। ये नेक्स्ट देखें ड्राई मड है। और इन वैक्यूम फ़िल्टर्स पे रेगुलरली जो होती है हॉट वाटर शॉवरिंग होती रहती है। तो ये तकरीबन आपके पानी का टेम्परेचर इतना 90 to 100 तक होता है कि आप लोगों ने एक तो जो आपका जो वैक्यूम फ़िल्टर्स की ट्रेस नीचे होती हैं जिनमें आपका मड होता है जो इसके साथ चिपकने के लिए मड मिक्सर से आ रहा होता है वो उसकी तकरीबन आपने पीएच भी चेक करनी होनी, वो तकरीबन बेसिक मीडियम में होनी चाहिए। तो ये वैक्यूम फ़िल्टर में जब वैक्यूम फ़िल्टर से नो प्रेशर वाले एरिए के वाले हिस्से से जब आपका आपका मड जो होता है वैक्यूम फ़िल्टर से सेपरेट होके नीचे बेल्ट में जाता है, तो ये बेल्ट से मड बंकर में जाता है। और मड बंकर में जो होता है ये मड जो होता है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के थ्रू जो होता है वो शुगर मिल से बाहर फेंक देते हैं। ये जो मड होता है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इस मड को एक तो सेल करते हैं लोग, शुगर इंडस्ट्री में जो होते हैं वो सेल किया जाता है लोगों को। लोग जो होते हैं बेसिकली अपने जो कैटल्स हैं मवेशी हैं उनको खाना वगैरह उनको खिलाने के लिए या उनको चारे के तौर पर यूज़ करते हैं। इससे बेसिकली ये होता है कि जो भैंसें और जो गाय वगैरह हैं उनके दूध में इजाफ़ा हो जाता है। तो इससे इस मड से इनको बेनिफिट ये होता है। अदरवाइज़ अगर ये शुगर इंडस्ट्रीज़ में इसको शुगर इंडस्ट्री से बाहर फेंक दें तो और कलेक्ट करते रहें तो ये मड जो होती है फिर कुछ अरसे के बाद जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो इसको भट्टों पे में ईंट को जो पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी सेल किया जाता है। इसके अलावा मड को अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको एज अ बायोमास के तौर पर यूज़ किया जाता है। बायोमास कन्वर्जन के तौर पर अगर आप साइंटिफिक इसकी देखें तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसको आप एज अ बायोमास कन्वर्जन के तौर पर इसको ट्रीटमेंट के तौर पर आप इसकी को यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होते हैं। जिसमें आप डाई रिमूवल के लिए किसी भी वेस्ट वाटर की डाई रिमूवल करने के लिए भी आप इसको मड को यूज़ कर सकते हैं। आप इस मड को कन्वर्ट करके बायोमास के तौर पर आप इसको इसमें कोटिंग भी किसी केमिकल्स की कर सकते हैं, किसी मेटल्स की कोटिंग कर सकते हैं या किसी की भी करके आप इसको नेक्स्ट जो है किसी भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हम उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो वेस्ट वाटर को हम यूज़ कर सकें। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अगर हम लोकल एरिया में देखें तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो एप्लीकेबल करके हम इससे बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। मड जो होती है ये बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री की, या आप कह लें कि वेस्ट है। तो ये ज़ीरो वेस्ट से हम इसको 100% एफिशिएंट बना सकते हैं कि हम अपना वेस्ट वाटर इससे ट्रीट करवाएं, इसको यूज़ करें इंडस्ट्री में, इसको लैब स्केल पर यूज़ करें
और इसको हम बायोमास को कन्वर्ट करें। सबसे पहले फर्नेस के थ्रू इसको कन्वर्ट करके इसको हम इसका ऐसा बनाएं केमिकल के इसको किसी केमिकल के साथ कोटिंग करवाएं, किसी मेटल के साथ कोटिंग करवाएं, ZnO के साथ करवाएं, MgO के साथ करवाएं, MnO के साथ मैंगनीज ऑक्साइड के साथ इसकी कोटिंग करवाएं कि आप इसको शुगर मिल के वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को ट्रीट इसके साथ करके उस वेस्ट वाटर को हम बिल्कुल अपने यूजेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर तक पहुंचा था कि जो हमारा क्लियर जूस है वो फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर जो हैं यहाँ तक जो है फिर आता है फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर तक। तो ये फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर जो हैं बेसिकली जो वेपोरेटर होते हैं उनकी काफ़ी टाइप होती हैं। फॉलिंग फिल्म भी होते हैं, राइजिंग फिल्म भी होते हैं। तो जो फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर होते हैं इनकी शेप इस तरह होती है, ये 25 टू 26 मीटर लॉन्ग होते हैं। तो इनकी कैलेंड्रिया जो होती है वो टॉप पे होती है और जो जूस है नीचे पंप्स के थ्रू है सर्कुलेट करवाया जाता है। और जब सर्कुलेट करवाते हैं तो फिर इनकी स्टीम जो है वो आउट होती है बाहर की तरफ, क्योंकि इनकी कैलेंड्रिया पे स्टीम भी लगती है। तो वेपर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो हैं वो बाहर आउट होते हैं। तो इसके बाद जो होते हैं राइजिंग फिल्म रॉबर्ट वेपोरेटर। तो आगे फिर रॉबर्ट वेपोरेटर में फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर में जूस जो होता है इसको 14 से 15 वो में 14 से 15 जो है वो ब्रिक्स तक जो है वो तकरीबन जो है वो इसमें अगर हम 14 से 15 या 16 ब्रिक्स का जो है जूस वो अगर इसमें डालें तो ये तकरीबन 22-23 जो है या 25 तक जो है वो उसको कर देता है उसकी ब्रिक्स। तो फिर उसको जब हम आगे नेक्स्ट जो होते हैं ट्रीट करते हैं तो फिर ये तकरीबन 40 ब्रिक्स तक भी जा सकता है। तो वहाँ से फिर हम जूस को जो होता है रॉबर्ट वेपोरेटर में लेके आते हैं। रॉबर्ट वेपोरेटर जो होते हैं वो जो होते हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं। तो डिफरेंट रॉबर्ट वेपोरेटर से गुजरने के बाद जो जूस है वो सिरप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब नेक्स्ट जो है तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपको एक ब्लॉक जो नज़र आता है सिरप टैंक। तो फिर ये वही जूस है जो मिल हाउस से आया था, वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद अब सिरप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ये सिरप टैंक में आ जाता है। यहाँ से यही सिरप जो होता है कंटिन्यूस पैन फॉर ए मैस्केट। तो ये डिफरेंट मैस्केट बनाते हैं, ए मैस्केट, बी मैस्केट, सी मैस्केट, रिफाइंड मैस्केट। तो सबसे पहले जो होता है जो ए मैस्केट है वो उसका अगर आप देखें तो हमारे पास ये आप राइट साइड पे देखें B/C सीड होता है। ये सीड हमें बेसिकली जो आ रहा होता है ये हमें ये देखें ये सेंट्रीफ्यूगल से हमें जो होता है ये सीड आ रहा होता है। तो ये सीड जो है ये हम इसमें मिक्स करते हैं ए बैच पैन में। वहाँ से हम ग्रेन बनाते हैं। ग्रेन एक साइड से हम कॉन्टीन्यूस पैन फॉर ए मैस्केट को एक साइड से हम ग्रेन की फीडिंग कर रहे होते हैं और दूसरी साइड से होते हैं सिरप टैंक में से जो सिरप आ रहे होते हैं उसकी फीडिंग हो रही है। वहाँ से आपका ए मैस्केट तैयार हो रहा होता है। यही ए मैस्केट जो होता है वो यू शेप क्रिस्टलाइज़र में चला जाता है। वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर ए पगमल में चला जाता है। ए पगमल से जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मशीनों में चला जाता है। जब वहाँ पे सेपरेशन होती है तो यही सेपरेशन जो होती है ये ए हैवी बनाता है एक मोलेसेस। और ये देखें नीचे की साइड पर ए शुगर है, ये ए रिमेल्टर में चली गई है। यही ए शुगर फिर ए बफर लिकर में। तो ये मैं आपको पहले चलें आपको ये बता देता हूँ कि ए शुगर बनी, फिर वो ए रिमेल्टर में चली गई। अब इसी ए मैस्केट को सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन मशीन्स ने ए मोलेसेस जो निकाला उसका नाम ए हैवी आ गया, और जो शुगर है वो ए शुगर है वो ए रिमेल्टर में आई। इसका रॉ लिकर बनता है, बफर टैंक में जाता है। फिर उससे आगे अगर आप देखें तो फिर बफर टैंक से रिएक्शन टैंक का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम इसमें फास्फोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, इसमें हम डीक्लोराइज़र ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लाइम सुक्रेट जो होता है वो ऐड कर रहे होते हैं। जो इन तीनों का मकसद ये होता है कि डीक्लोराइज़र जो कलर जो होता है उसको रिमूव कर देता है, लाइम सुक्रेट इसकी पीएच की मेंटेनेंस भी करता है और सफाई भी इसकी करता है, और फास्फोरिक एसिड जो होता है
वो भी पीएच को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये फिर इसके बाद जो है वो एरेशन बोतल में जो है वो आपको रहता है, वहाँ पे हम फ्लोकुलेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो या पॉलीइलेक्ट्रोलाइट उसको कह रहे हैं। वहाँ से फिर एरेशन टैंक से यही मेल्टेड ए शुगर है जो कि इस ये लिक्विड की शक्ल में आ रही होती है, जिसको रॉ लिक्कर कहते हैं। फिर टैलो क्लैरिफायर में आ जाता है। टैलो क्लैरिफायर से फिर क्लियर जूस स्टोरेज टैंक में जाता है। वहाँ से बैच पैन फॉर रिफाइंड मैस्केट में चला जाता है। तो यहाँ से फिर बैच पैन फॉर रिफाइंड मैस्केट, फिर यू शेप क्रिस्टलाइज़र, फिर ये होती हैं ये पगमल्स होती हैं, रिफाइंड पगमल्स हैं। तो रिफाइंड पगमल से रिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल्स, फिर आपके पास रिफाइंड मोलेसेस होता है। रिफाइंड मोलेसेस जो होता है उसको रिसाइकल कर लेते हैं राइम। और जो रिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल होती हैं इससे वेट रिफाइंड शुगर, अब आपकी शुगर तैयार हो गई है रिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल से। फिर नेक्स्ट मैं स्टेप आपको बताऊंगा, पहले मैं इधर आपको बता दूं सारा। ये देखिए यहाँ से मैंने आपको लेफ्ट किया था कि सेंट्रीफ्यूगल ने जब सेपरेशन किया तो ए शुगर बनी है और ए हैवी बना। यही ए हैवी मोलेसेस, आप देखें ए मैस्केट था सबसे पहले, उससे जो मोलेसेस निकला उसको ए हैवी का नाम दिया, उससे जो शुगर बनी उसको ए शुगर का नाम दिया। अब ये ए वहाँ पे हमने ए मैस्केट बनाने के लिए सिरप को यूज़ किया था। अब हम बी फॉर कॉन्टीन्यूस पैन फॉर बी मैस्केट, अब हम जो बी को बी की जो बी मैस्केट बनाना है ना उसके लिए हमने जो सिरप की जगह अब ए हैवी यूज़ करेंगे मोलेसेस। और इसको देखें आप, इस फिर ये बी मैस्केट जो बन गया है, अब इसको यूशेप क्रिस्टलाइज़र में, फिर इसको क्रिस्टलाइज़र में क्रिस्टलाइजेशन होती है बनने के बाद, फिर इसको हम पगमल्स में लेते हैं। फिर मैं इसको आप सेंट्रीफ्यूगल्स में लेके जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल से आपकी जो बी शुगर बनती है, ये बी शुगर बनती है। ये बी शुगर जो होती है यहाँ पे बी मैंगलर्स होते हैं। ये जो मैंगलर होते हैं बी शुगर के, यही बी शुगर जो होती है ये देखें, इसको रीप्रोसेस करके इसको बी और सी सीड, यही जो बी शुगर बनी है उसको बी सीड कहा उन्होंने, ठीक है। बी सीड को बी सीड फॉर रीप्रोसेस, यही बी सीड को हमने ए बैच पैन में यूज़ किया था। अब ये उस वक्त मैंने सिर्फ आपको बी सी सीड बताया था, तो ये यही बी शुगर है जो एज अ बी सीड के तौर पर वहाँ पे यूज़ हुई है ए के पैन में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल से, ये देखें इस सेंट्रीफ्यूगल से अब एक बी की जो मैस्केट बना था उसकी सेंट्रीफ्यूगल से सेपरेशन हुई है बी शुगर की। और ये देखें दूसरा बी हैवी टैंक, बी हैवी जो होता है वो बी हैवी बना है, मोलेसेस है ये। तो यही बी हैवी मोलेसेस जो है इसको हम कॉन्टीन्यूस पैन फॉर सी मैस्केट में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यही बी हैवी पैन, बी हैवी जो मोलेसेस है, अब ए हैवी यूज़ हुआ था बी के पैन में बी मैस्केट बनाने के लिए। अब बी हैवी उससे जो जो मोलेसेस निकला बी हैवी मोलेसेस, उसको हम सी के पैन में यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूस पैन फॉर सी मैस्केट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये हमने जो है ये एक कॉन्टीन्यूस पैन फॉर सी मैस्केट बनाने के लिए है, वो कॉन्टीन्यूस, उसके लिए हमने बी हैवी मोलेसेस यूज़ किया है। इससे आपका सी मैस्केट बन गया है। यही सी मैस्केट फिर क्रिस्टलाइज़र में जाता है। क्रिस्टलाइज़र में जाने के बाद इस ये पहले तो यू शेप क्रिस्टलाइज़र में जाता है। यू शेप क्रिस्टलाइज़र के बाद क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो यू शेप क्रिस्टलाइज़र से फिर हम इसको वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र में भेजते हैं। वहाँ से वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र से इसको हम करते हैं जी रीहीट, सी मैस्केट को रीहीटिंग करते हैं। वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र का अब आप फंक्शन देख सुन ले के क्या है। ये जो कॉन्टीन्यूस पैन फॉर सी मैस्केट से जो आपका सी मैस्केट बना है, ये वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र में जब जाता है तो फिर वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र में कूलिंग का प्रोसेस होता है। वर्टिकल क्रिस्टलाइज़र 175 मीटर क्यूब कैपेसिटी के होते हैं। इनके अंदर कोयलें लगी होती हैं, तकरीबन 18 कोयलें होती हैं। तो ये तकरीबन 4 या 6 डाई की होती हैं। तो इनमें पानी, ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होता है और ये मैस्केट के साथ
जो होता है वो काउंटर करंट उनका फ्लो होता है कि एक साइड पे उसका होता है मैस्केट का फ्लो और दूसरी साइड पे उसके अपोजिट जो होता है वो आपका पानी का जो होता है वो फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो मैस्केट है वो ठंडा होता है। तकरीबन आपका मैस्केट यहाँ पे अगर देखें आप तो तकरीबन सर्दियों में जो होता है वो एक्चुअली तो 40 तक, 42, 43, 44 तक होना चाहिए, 40 तक होना चाहिए। मगर यहाँ पे जो होता है बाज़ का ज़्यादा भी ठंडा हो जाता है, 35 तक भी आ जाता है। तो ये आपके मौसम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मौसम किस शुगर मिल में क्या है, जो शुगर मिल का एरिया कौन सा है, तो वो एरिया पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। फिर यही जो टेम्परेचर है इसको फिर नेक्स्ट आप देखें कि उन्होंने लिखा है सी मैस्केट रीहीटर, तो यही 40, 41, 39, तो इस तरह का जो इस टेम्परेचर वाला मैस्केट होता है इसको दोबारा रीहीट करते हैं तकरीबन 48, 49, 50 तक इसको ना रीहीट करके दोबारा ले जाते हैं। फिर फोर वर्कर सेंट्रीफ्यूगल मशीनें होती हैं उनमें से गुजारा जाता है। जो जब उनमें से गुजारते हैं तो आपके पास फिर एक बाय जो अब इससे सेंट्रीफ्यूगल से गुजरने के बाद जो आपके पास मोलेसेस आता है, उस मोलेसेस को आप फाइनल मोलेसेस का नाम कहते हैं, या शुगर इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट्स भी है फाइनल मोलेसेस। तो इसको फाइनल मोलेसेस पॉन्ड में भेज देते हैं। वहाँ से जो होता है वो टैंकर वगैरह जो होते हैं, वो जो 22 व्हीलर या 24 व्हीलर जो आप कह रहे हो जो होते हैं टैंक, वो उसमें जो होता है वो लोड करके जहाँ जहाँ पे सेल करते हैं या जहाँ जहाँ पे आपको को भेजना होता है वहाँ पे भेज देते हैं। तो फोर वर्कर सेंट्रीफ्यूगल मशीनों से जो सी की शुगर बनती है, सी शुगर बनती है, ये सी शुगर जो होती है वो तकरीबन 178 to 80 प्योरिटी की होती है। तो ये मिंगलर्स में जाती है, मिंगलर्स से फिर सी पगमल में जाती है, फिर इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज से फिर आफ्टर वर्क सेंट्रीफ्यूज है, वहाँ से जो दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो फिर आप देखें कि यहाँ से जो दोबारा करने के बाद पहले सी शुगर बनी थी, अब सी सीड बना है, और जो मोलेसेस है उसको सी लाइट का नाम दिया है। ये सी लाइट है ग्राइंडर शुगर सलरी इन स्प्रेड। तो ये फॉर बैच सी ग्रेन के जो बैच पैन है उसको उसमें जो होता है इसको दोबारा यूज़ करते हैं। ये जो सी लाइट मोलेसेस जो आपके पास आफ्टर वर्क सेंट्रीफ्यूज आता है, इसको सी लाइट ये जो सी का बैच पैन ग्रेन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें ये सी लाइट यूज़ होता है। इसको फिर जो इसका ग्रेन बन जाता है उसको यू शेप क्रिस्टलाइज़र में, और यू शेप क्रिस्टलाइज़र के बाद आप इसको इसी ग्रेन को सी कंटिन्यूस पैन में हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ ग्रेन। तो आफ्टर वर्क के बाद जो आप देखेंगे कि सी सीड बनती है, तो ये सीड जो होती है सी सीड को हम बैच पैन फॉर ए मैस्केट। तो बी सीड मैंने आपको दिखा दिया था, जो बी बी वाले पोर्शन में बी सीड बनी थी उसको हम एज अ सीड यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पे सी सीड बन रही है इसको भी हम ए का जो बैच पैन है उसके लिए जो होते हैं मैस्केट तैयार करने के लिए, या इसको हम कह लें कि वहाँ पे मैस्केट की उसकी जो सीड को मैस्केट बनाने के लिए हम यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तो बैच पैन फॉर ए फॉर बी ग्रेन, और बी का जो ग्रेन बनाने के लिए सीडी होता है वो भी यही सी सीडी होता है। इसको फिर देखें ये यू शेप क्रिस्टलाइजर, और ये देखें नेक्स्ट कंटिन्यूस पैन फॉर बी मैस्केट। तो जो ग्रेन यहाँ से बनता है इसको बी मैस्केट बी कॉन्टीन्यूस पैन में एज अ फीडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, जिससे बी मैस्केट बनाते हैं। तो आपको अब बताता चलूँ नेक्स्ट 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 ये है जी हमारा, ये लिखकर मैंने आपको बता दिया था। तो ये नेक्स्ट हमारा जी है, नेक्स्ट जो है ये देखें, ये रिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल पे मैं आपको छोड़ के गया था। ये देखें ये हमारा जो है ए शुगर जो थी उसको मेल्ट किया, ये रिएक्शन टैंक, एरेशन बोतल, टेलो क्लैरिफायर स्कम, और ये जो टेलो क्लैरिफायर से स्कम निकलती है इसको दोबारा डेफिकेशन में भेजते हैं। तो क्लियर लिकर टैंक
यहाँ से रिफाइंड मैस्कट, ये जो रिफाइंड मैस्कट को यू शेप क्रिस्टलाइज़र, फिर रिफाइंड पगमल्स, तो रिफाइंड पगमल से फिर रिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल, जो सेम जैसे ए बी और सी में कर सी में स्कर्ट बना के उनको जिस तरह पगमल और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी रिफाइंड पगमल्स में जो है वो हम इसको लेके जाते हैं, जो हम रिफाइंड मैस्कट बनाते हैं। तो रिफाइंड पगमल्स पे जो होती है वो हमारी मशीनें बेसिकली लगी होती हैं, जे टीएस की मशीनें होती हैं, या यहाँ पे GZSM जो है, GZSM जो चाइना मशीन्स हैं वो होती हैं 1750 इनकी कैपेसिटी है केजी। तो यहाँ से जो रिफ़ाइन मशीनें हैं, फिर अगर आप देखें तो ये रिफ़ाइन मशीनों से जो सेपरेशन होती है, तो जब यहाँ से रिफ़ाइन मैस्कट गुजरता है तो फिर जो इससे मोलेसेस आउट होता है उसको रन ऑफ कहते हैं। तो रिफ़ाइन मोलेसेस ये टैंक्स में चला जाता है, यहाँ से फिर हम इसको जो होता है बैच पैन में रिफ़ाइन के जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो वेट रिफ़ाइंड शुगर बनती है R1 R2 R3, तो ये शुगर्स की बेसिकली जो है क्वालिटी है कि अगर आप देखें तो ये R1 है, R2 R3 है। जो पहले हम सबसे पहले बनाते हैं तो उसको जो मैस्कट सबसे पहले प्योर लिकर का जो बनता है उसको R1 का कहते हैं, R1 मैस्कट कहते हैं। फिर उससे जो आपकी चीनी बन रही होती है वो R1 कहलाती है। जब यही R1 का मैस्कट को जब हम TS के और चाइना मशीन्स में गुजारते हैं, तो यहाँ से मोलेसेस जो हमारे पास हासिल होता है उससे हम R2 मैस्कट बनाते हैं। फिर R2 मैस्कट से जो चीनी बनती है इसको R2 शुगर कहते हैं। फिर यहाँ से R2 जब ये जो TS के और चाइना मशीनों से गुजरती है तो इसका जो मोलेसेस आउट होता है उस मोलेसेस को R3 मोलेसेस कहते हैं। तो जो R3 मोलेसेस है या रन ऑफ 3 है, इससे जो चीनी आपकी बन रही होती है उसको आप R3 शुगर कहते हैं, वाइट शुगर। तो ये जो चीनी इनफैक्ट जो आपकी ये जो रिफाइंड शुगर है ये शुगर हॉपर्स में से गुजरती है। तो शुगर हॉपर्स के बाद जो होते हैं शुगर ड्रायर्स होते हैं, शुगर ड्रायर्स में ये जाती है। तो शुगर ड्रायर जो होते हैं बेसिकली फ्लूडाइज बेड टाइप ड्रायर जो होते हैं वो शुगर इंडस्ट्री में होते हैं, जो आपकी चीनी को जो होते हैं वो सुखाते हैं। ये जो शुगर हॉपर के थ्रू जब चीनी शुगर ड्रायर में जाती हैं तो इसके साथ ब्लोअर लगे होते हैं, जो ब्लोअर जो होते हैं वो गर्म हवा जो होती है अंदर देते हैं। तो वहाँ से ऊपर इनके साथ डस्ट कैचर जो होता है वो अटैच होता है। तो डस्ट कैचर में से जो डस्ट है वो बाहर निकल जाती है। उस डस्ट को जो तुम दोबारा मतलब पानी में मिक्स करके उसको दोबारा रिसाइकल करके उस पानी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो ड्रायर्स हमारे होते हैं इसमें गर्म हवा जा रही होती है जो चीनी को खुश्क करती है। तो फिर इसके साथ ही ये आगे एलिवेटर लगे होते हैं, शुगर एलिवेटर। तो इसमें जो बकेट्स लगी होती हैं शुगर एलिवेटर में, तो ये बकेट्स जो होती हैं वो चीनी को उठा के ग्रेडर पे फेंक रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जो होता है वो शुगर ग्रेडर है। तो शुगर ग्रेडर्स जो होती हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्रेडिंग होती है। मीन के आपके पास जो जो जालियाँ लगी होती हैं ग्रेडर पे वो मैश साइज़ के हिसाब से मेंशन की होती हैं। किसी का मैश साइज़ 10 होता है, किसी का 12 होता है, कुछ 5 मैश की भी होती हैं, 6 मैश की भी होती हैं, तो 18 मैश की भी, 16 मैश की भी। ये सारी मशीन जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, या जो आपका बायर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आपने वो ग्रेडर पे जालियाँ लगाई होती हैं और ग्रेडिंग की होती है कि हमें इस ग्रेड की जो चीनी है या इस मैश साइज़ की जो चीनी है वो हमें चाहिए। तो यहाँ से हम बिल्कुल बारीक चीनी भी लेते हैं, बिल्कुल रिफ़ाइंड सीड, उसको हम रिफ़ाइन बिन बनाया होता है हमने, वहाँ से हमने रिफ़ाइन पैन में मैस्कट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेडर जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की जो होती हैं वो आपको स्क्रीनें एसएस की जो होती हैं, स्क्रीन्स वगैरह जो एसएस की वो लगी होती हैं। तो ग्रेडिंग के बाद जो चीनी होती है वो शुगर बीन्स में जाती है। बीन्स आपने जो होते हैं वो खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं कि आपको किस साइज़ की चीनी या किस मैश की चीनी जो होती है, 8 मैश की, 10 मैश की, 5 मैश की,
या 12 मैश की चीनी जो है वो आपको किस बिन में कैसे चाहिए, तो उसमें आप सेपरेशन खुद कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी जो होती है वो चीनी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है इस टाइप की। तो ये शुगर पिन से जो नीचे फिर बिन्स के बाद जो होती है ऑटो वेट स्केल्स इनके पास लगे होते हैं। तो ये ऑटो वेट स्केल जो होते हैं वो बेसिकली आपकी जो शुगर की बोरी है उसको उसका वेट कर रहे होते हैं कि 50 किलो जो बेसिकली जो अब यूज़ हो रही है तो 50 किलो का वो वेट करते हैं। तो वो डिफरेंट स्केल्स होते हैं उस पर फिर साथ नीचे बैग कन्वेयर बेल्ट होता है वो उसमें ऑटो वेइंग स्केल के बाद होने के बाद बैग कन्वेयर बेल्ट पे चली जाती है वो बोरियां आपकी। वहाँ से होती हैं गोडाउन में चली जाती हैं फॉर बैग स्टोरेज। तो वहाँ से गोडाउन गोडाउन में वो होती हैं उनको जमा कर लिया जाता है। वहाँ से ट्रेलर्स के थ्रू जो होते हैं जहाँ आपने सेल की होती है वहाँ चली जाती है। तो ये अगर आप देखें तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनसे गुज़रने के बाद जो आपका जूस है वो जो होता है वो वाइट रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंड में देखें आपने देखा गोडाउन फॉर बैग स्टोरेज, यहाँ पे आपकी वाइट रिफाइंड शुगर जो है वो आपकी जो है वो जमा हो जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दूँ कि आपका गन्ना आया, उसको गर्म किया, उसको उसमें चूना ऐड किया, उसके बाद उसको क्लैरिफायर के थ्रू उसकी मड अलहदा की, वैक्यूम फ़िल्टर के थ्रू हमने मड बाहर भेज दी और जो हमारे पास क्लियर जूस था उसको हमने सबसे पहले वेपोरेटर में भेजा, वहाँ से सिरप में कन्वर्ट किया, फिर हमने ए मैस्केट, बी मैस्केट, सी मैस्केट बनाए। तो इसके अलावा हमने रिफ़ाइन मैस्केट बनाया। तो रिफ़ाइन मैस्केट जो था उसको हमने TSK या चाइना रिफ़ाइन मशीनों के थ्रू हमने वहाँ से सेपरेट किया, उसमें से मोलेसेस और जो जो शुगर थी वो अलहदा की। फिर उसको हमने हॉपर और ड्रायर के थ्रू और एलिवेटर वेटर के में से गुजारा। शुगर जो ड्रायर है उसको बेसिकली खुश्क करते हैं, खुश्क किया हमने चीनी को, खुश्क करने के बाद वो उसको ग्रेडर के थ्रू सेपरेट उसमें मैश साइज़ बनाए और फिर नीचे वेट किया। उनका वेट करने के बाद बोरियां बेल्ट के थ्रू जो गोदाम में चली गई और वहाँ जाके जो स्टोर हो गई। तो ये डिफरेंट स्टेप्स मैंने आपको जो थे बिल्कुल स्मॉल स्टेप भी मैंने आपको बताए हैं। तो किसी भी इस वक्त आप जो चीनी है वो अगर आप देखें तो चीनी बनने का सारा अमल मैंने आपको बता दिया है। अलफ से ये तक सब मैंने आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो थी प्रोसेस वो मैंने आपको बता दिया है। जब क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो बेसिकली जूस आने के बाद तो ये प्रोसेस हाउस में जो होता है वो जूस आता है। तो जूस प्रोसेस हाउस में आने के बाद तकरीबन 24 आवर्स में जो होता है वो आपकी चीनी जो है वो तकरीबन आउट हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप शुगर इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेप्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। शुगर इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। अगर आप देखें तो इन डिपार्टमेंटों में प्रोसेस हाउस का एक डिपार्टमेंट है जिसको केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स ये सारे डील कर रहे होते हैं। तो ये इतने स्टेप्स एक अकेले बंदे का काम नहीं है या अकेले डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो तमाम डिपार्टमेंटों का ये काम जो होता है मिल के फिर एंड में हमारे पास वाइट रिफाइंड शुगर आ जाती है। तो वाइट रिफाइंड शुगर जो होती है तो ये एक तो वाइट रिफाइंड शुगर जो होती है इसका खुमसा करते हैं। जो खुमसा होता है वो बेसिकली कलर बताता है। अगर आपका 25 तक हो या इससे नीचे हो तो बहुत अच्छा खुमसा, बहुत अच्छी चीनी जो हमारे आजकल पेप्सी वगैरह जो और जो कोका कोला ये इनमें जो यूज़ होती है वो तकरीबन 30 खुमसे से नीचे नीचे होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीनी है जो मार्केट में मतलब मानी जाती है। तो उसके लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने अपने अलग-अलग बनाए हुए हैं, पार्टीशनें की हुई हैं अलग-अलग। वो R1
टाइप जो शुगर है उस जो मैंने डिस्क्राइब सारी की थी तो उससे बनाते हैं। तो R1 शुगर जो है उससे फिर वो इस टाइप की जो आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडस्ट्री आपको कहती है कि ये बनाएं, तो फिर उस इंडस्ट्री को जो है वो उस तरह की बना के देते हैं। तो एक तो ये चीनी बनाती है शुगर इंडस्ट्री, आप देखें। उसके बाद इसकी बाय प्रोडक्ट्स मैंने आपको सारी बताई हैं कि बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन सी अब आपके सामने है सारी इंडस्ट्री। तो इसमें बाय प्रोडक्ट्स सबसे पहले जो बगास है, जो बगास है बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास बॉयलर्स पे यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचती है बगास, उसको हम जो होता है या तो सेल करते हैं या उसको हम पावर प्लांट पे यूज़ करते हैं या उसको बॉयलर चलाने के लिए या हमने अगर हमने किसी को भी बिजली सप्लाई करनी हो तो हम उसको बॉयलर पे यूज़ कर लेते हैं जो इजाफी होती है, या उसको हम कहीं बाहर सेल कर देते हैं। तो बगास सबसे पहले बाय प्रोडक्ट है। ये तकरीबन जो किसी भी इंडस्ट्री का 30% जो हिस्सा है या 30% क्रशिंग का, किसी भी क्रशिंग का 30% जो हिस्सा होता है वो बगास होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डेज जो आपके जब शुरू होते हैं तो जैसे नवंबर में मिलें चलती हैं, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल, तो फिर ये सबसे पहले कम होती है। ये बगास की जो परसेंटेज है वो कम होती है, 27 कह लें, 28, इस तरह से, फिर 30, 32, 34, तो एवरेज अगर लगाएं तो वो 30% जो होती है वो बगास जो होती है वो किसी भी क्रश इंडस्ट्री की क्रशिंग का 30% आपको बगास होती है। और दूसरी बाय प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो इसका दूसरा बाय प्रोडक्ट हमारा है मोलेसिस। तो अगर हम टोटल क्रशिंग का देखें तो किसी भी इंडस्ट्री में टोटल क्रशिंग का तकरीबन 4 to 5% जो होता है ना वो आपका मोलेसिस होता है। ठीक है, तो ये भी बाय प्रोडक्ट है जिसको फिर ये मोलेसिस को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। शुगर इंडस्ट्री में बेसिकली पॉन्ड बने होते हैं, उन पॉन्ड्स में इसको स्टोर करते रहते हैं और साथ साथ जो होते हैं वो सेल करते रहते हैं। बास शुगर इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी डिस्टिलरीज़ हैं, तो वो अपनी डिस्टिलरीज़ को दे देते, वो डिस्टिलरीज़ में प्रोसेस करते हैं। और बाद शुगर इंडस्ट्रीज़ की डिस्टिलरीज़ नहीं हैं, तो वो जो मोलेसेस है उसको जो है वो बाहर भेज देते हैं, उस इंडस्ट्री में सेल कर देते हैं ताकि वो अपना प्रोसेसिंग नेक्स्ट जो है मोलेसेस किया है जो करें। तो ये दो बाय प्रोडक्ट हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो मड जो है वो वेस्ट भी है हमारी और बाय प्रोडक्ट भी है। तो मड को क्योंकि आजकल जो है ये कुछ ये तकरीबन आज से 10 साल पहले तो मड की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, मगर आजकल 2-4 साल में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है, क्योंकि जानवर इसको या कैटल्स वगैरह जो वो चारे के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो गाय और भैंस का दूध जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए ये हमारी अब फेस से हमारी समझ लें कि बाय प्रोडक्ट बन गई है। क्योंकि ये भी एक अच्छा रोल इस कर रही है शुगर इंडस्ट्री में कि इसको सेल करके काफ़ी पैसा कमाया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा वेस्ट वाटर है, जो शुगर इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर है। तो ये वेस्ट वाटर जो होता है वो डिफरेंट जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के सेक्शन होते हैं उसमें से आता है। अब देखें जो वो शुगर मिल हम चलाते हैं तो इसके सेक्शन इस तरह से हैं, बॉयलर हाउस है, मिल हाउस है, पावर हाउस है और प्रोसेस हाउस है। इन चारों में जो होता है वो काम हो रहा होता है। बॉयलर हाउस का जो पानी है वो भी आ रहा है और साथ जो पावर हाउस है उसका पानी भी आ रहा है, एज अ वेस्ट आ रहा है। मिल हाउस का जो पानी है वो भी वेस्ट आ रहा है। प्रोसेस हाउस अब काफ़ी बड़ा होता है, उसका जितना भी वेस्ट है पानी जो है इस्तेमाल हो रहा है वो भी वेस्ट हो रहा है। और जो वहाँ पे प्रोसेस हाउस में इंजेक्शंस की पिट बनी होती है वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो होके वो नाली के थ्रू। तो अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखें 20,000 की क्रशिंग अगर आप करें, कोई भी इंडस्ट्री करे, तो वो तकरीबन जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 2 क्यूसेक या 3 क्यूसेक जो है वो वेस्ट वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है।
ठीक है, पर आवर के हिसाब से। तो ये जो वेस्ट वाटर है शुगर इंडस्ट्री में, पहले इसका इतना कंसेप्ट नहीं था। इस वेस्ट वाटर को थे वो शुगर इंडस्ट्री वेस्ट कर देती थी, मगर अब जो ये वेस्ट वाटर है, मेरा तो ख्याल है ये भी बाय प्रोडक्ट में ही आ रहा है, क्योंकि अब ये वेस्ट वेस्ट नहीं रहा शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि वेस्ट वाटर पे बहुत ज़्यादा वर्किंग पाकिस्तान में हुई है। तो वेस्ट वाटर को इस्तेमाल करने के लिए जो शुगर इंडस्ट्री में अब तकरीबन तमाम शुगर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो पूरा एक कंप्लीट प्लांट लग गए हैं, जो कि इस वेस्ट को जो होते हैं अब उसको समझ लें कि उसको अब इस वेस्ट वाटर को जो है तो उन्होंने यूजेबल वाटर में कन्वर्ट कर दिया है। 100% अब इसकी एफिशिएंसी ठीक कर दी है, क्योंकि जो ये वेस्ट वाटर डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के बाद ये डिफरेंट पार्ट मतलब बॉयलर जो और पावर हाउस, मिल हाउस, प्रोसेस हाउस से जो ये वेस्ट वाटर आ रहा होता है, तो ये वेस्ट वाटर को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारते हैं। तो ये भी एक पूरा तकरीबन प्लांट टाइप ही है वेस्ट वाटर का। तो इस वेस्ट वाटर को इन डिफरेंट प्लांट में से गुजारने के बाद, डिफरेंट मतलब प्रोसेस से गुजारने के बाद, सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है उसकी मोस्टली जो पीएच होती है हमेशा लो होती है, क्योंकि जूस की बेसिकली अपनी पीएच लो है, स्टिक मीडियम में होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो वेस्ट होता है उसकी में पीएच लो होती है, उसको पीएच को सेट करते हैं। इसमें भी डिफरेंट पॉलीमर, फ्लोकुलेंट, ये वाली चीज़ें ऐड करके पानी को साफ़ करके इसको इसको रिटेंशन टाइम ज़्यादा देते हैं। वो भी मैं आपको सारा एक प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस है। तो वो ये डिफरेंट ये प्रोसेस पूरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस से गुजरने के बाद इसकी इसमें से डिफरेंट जो होते हैं वो टैंक्स में इसको रिटेंशन टाइम दिया जाता है। देने के बाद इसके इस पीएच एक तो सेट की जाती है, फिर इसके बाद इसके बीओडी, सीओडी और टीएसएस, टीडीएस, ये सारे जो होते हैं इनको जो एनईक्यूएस के लेवल है कि इतने तक आप लोगों के होने चाहिए। तो शुगर इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि वो जो वेस्ट वाटर है उसको इस लेवल तक ला के उसको साफ़ किया जाता है, बिल्कुल बेहतरीन बना के उसको जो है अब वो एग्रीकल्चर फार्म्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर की जो आप लोगों की ज़मीनें हैं या एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं उन लोगों को सील किया जा रहा है। तो शुगर इंडस्ट्री में अब ये वेस्ट जो वाटर जो है ये भी एक समझ लें कि बायो प्रोडक्ट ही है। मेरे तो अंदाजे के मुताबिक ये भी बायो प्रोडक्ट है। तो बगास, मोलेसेस, मड और ये वेस्ट वाटर जो है ये आप देख लें। वैसे जो है बुक्स में वो कह रहे हैं कि 3 वेस्ट वाटर, मेरे ख्याल में ये वेस्ट वाटर भी एज अ बायो प्रोडक्ट ही है। तो इस वक्त मैंने आपको शुगर इंडस्ट्री का तकरीबन सारा ही बता दिया है कि किस किस तरह से इसका ऑपरेशन होता है और किस किस तरह ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको चीनी जो है वो मिल जाती है। इसमें इस फ्लो डायग्राम में मैंने आपको कूलिंग टावर के बारे में नहीं बताया। कूलिंग टावर का भी एक इंतहाई अहम फंक्शन है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में जो पानी ठंडा करने के लिए डिफरेंट कूलिंग टावर जो हैं वो टाइप्स के जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। स्प्रे पॉन्ड भी एक पहले स्प्रे पॉन्ड थे, स्प्रे पॉन्ड भी हैं अब कुछ इंडस्ट्री में जो पानी को ठंडा करके पानी जो है जो वेस्ट हो रहा होता है कंडेंसेट उसको वो ठंडा करके अब जो है हाउस डिफरेंट हाउसेस में वो यूज़ करते हैं। पहले जो थे वो स्प्रे पॉन्ड थे, मगर फिर उसके बाद कूलिंग टावर बेसिकली पानी को ठंडा कर रहे होते हैं। तो इंड्यूस टाइप होते हैं, फोस्ट ऑफ होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो इनकी एग्जाम में डिफरेंट जो है शुगर इंडस्ट्री में कूलिंग टावर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसके अलावा मैं अब आपको तमाम ओवरव्यू जो होता है वो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है कि किस किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद चीनी आप तक जो है वो आप तक पहुंच जाती है। तो इस तमाम प्रोसेस में सिर्फ एक डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट अपना अपना हिस्सा डालते हैं। तो उसके बाद जो होता है वो आपके पास वाइट रिफाइंड शुगर जो आती है वो आपको मैसर हो जाती है।
तो वाइट रिफाइंड शुगर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में, और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल बारीक चीनी जो है वो एक्सपोर्ट के तौर पर जो है वो भी बना रही होती हैं, जो 16 मैश 18 मैश 20 मैश में से गुज़रने के बाद जो आपको मिल रही होती है वो बिल्कुल बारीक और छोटी, बिल्कुल बारीक और छोटा साइज़ होता है उसका चीनी का, जो आपको मैसर हो रही होती है। तो काइंडली आप सब मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में मेरे साथ इन कांटेक्ट रहिएगा, ताकि आपको तमाम शुगर मिल की मालूमात जो है वो एन टाइम पर दी जा सकें। मैंने आज शुगर इंडस्ट्री का सारा प्रोसेस आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में बताया है। इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे इक्विपमेंट भी दिखाऊंगा कि किन इक्विपमेंट में, या आपको सारी मशीनरी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मशीनरी में कैसे कैसे ये जो गन्ना जो है वो छोटे पीसीज में कन्वर्ट होके जूस बना के, और किस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो किस किस जो आपके पास इक्विपमेंट हैं, या कौन कौन से जो आपके पास मशीनरी है उनमें से गुजरने के बाद हमें चीनी जो मैसर होती है वाइट रिफाइंड शुगर, तो वो किस तरह से होती है, ये मैं आपको तमाम जो शुगर इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त जो जितने भी इक्विपमेंट होंगे उन तमाम को मैं आपको वो बिल्कुल क्लियर एक एक की फ़ोटो और एक एक की मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, ताकि आपको शुगर मिल की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शुगर इंडस्ट्री इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, कि देखें जिस तरह से आजकल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन कह रही है कि हमारी चीनी एक्सपोर्ट की जाए, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में आगे है, तो हम लोग भी एक्सपोर्ट में आगे हो सकते हैं। हम लोग भी इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने और ज़र मुबादला कमाने में आगे आ सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रही हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लाने के लिए, और जीडीपी में इजाफे के लिए भी शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ हैं। तो आजकल भी हमारी पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन यही कह रही है कि ये हमारे पास इजाफी स्टॉक पड़ा है शुगर का, वो उसको आप बाहर सेल करें, ताकि जो है वो पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके और हमारा मुल्क जो है वो ख़ुद कफ़ील हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुगर इंडस्ट्री मैंने आपके सामने मतलब कम्प्लेक्स टाइप एक इंडस्ट्री है, कि आप अगर देखें तो मैंने तो डिफरेंट प्रोसेस पढ़े हुए हैं, तो डिफरेंट प्रोसेस में बाकी तो बहुत इजीली कुछ यूनिट के पास आपको, मगर शुगर इंडस्ट्री आप देखें एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद चीनी जो है वो बनती है। फिर इसके जो भी आउट होते हैं बाय प्रोडक्ट, अब इसका वेस्ट वाटर है उसको भी डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको हम दोबारा यूज़ेबल जो वाटर वो बनाते हैं। तो ये मैंने तमाम जो था आपको ओवरव्यू दिया है। तो काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री के साथ और को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट रहें, ताकि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमात आप तक पहुंचाई जा सकें, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको दी जाएं, और शुगर इंडस्ट्री में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो तमाम आपको बताया जाए, ताकि आपको एक शुगर इंडस्ट्री की अवेयरनेस हो। शुगर इंडस्ट्रीज़ में आपको हर हर वो चीज़ बताई जाएगी शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो इंजीनियर्स लोग जहाँ वो इसको बेसिकली डिटेल के साथ स्टडी कर लें, आप कायदा ये सारी डायग्राम जो है वो अपने किसी पेज पे बना लें, या किसी आप एक्सेल पे या आप वर्ड पे अलहदा से बना लें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका पता चल सके कि चीनी किस तरह से शुगर मिलों में बनती है, और किस तरह से फिर इसकी प्रोसेसिंग जो है वो किस किस तरह से होती है। तो ये इंतहाई अहम स्टेप है। काइंडली मेरे साथ इन कांटेक्ट रहिएगा। मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों को कोई स्टेप भी समझ ना आया हो, तो आप जो हैं वो मुझसे कमेंट्स करके पूछ लें कि इस स्टेप में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको उस स्टेप का भी सब जो है वो इंशाल्लाह क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या स्टेप जो हैं वो हुए हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना नहीं बताया जाए, आपको हर चीज़ हरफ हरफ बताई जाएगी। तो कुछ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको उससे आगाह किया जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स एंड टाइम पे दी जा सके।